हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेमोरी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो आपका सेट नंबर 1 है 2021-822 HJ, उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने बहुत सारे क्लास के लिए कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो इस क्लास के तुरंत बाद जाइए, चैनल पर विजिट करिए, वहां पर प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपके लिए वहां से मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि शाम को 7:30 पर डेली हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, त्रिभुज ABC में AB दे रखी है, BC दे रखी है और AC दे रखी है, तो हमें कोण B का मान ज्ञात करके बताना है बच्चों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का खा पार्ट हमारा छूट गया था। लास्ट क्लास जब हमने ली थी उसमें ये हमारी गलती से, मिस्टेक से क्या हुआ, ये छूट गया था। तो हमें बाद में याद आया कि ये वाला पार्ट रह गया है, तो हमने सोचा करा देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, कोण B के लिए बताना है। अब बच्चों, इस त्रिभुज में जो दे रखा है त्रिभुज ABC, ये नहीं बताया गया है कि ये किस तरह का त्रिभुज है। ठीक है, तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ये सबसे पहले से मान लो कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो कोण B है वो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। इसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए AB दे रखा है कितना, 5, BC कितना दे रखा है बच्चों, 12, AC कितना दे रखा है बच्चों, 13। ठीक है, अब ये देखिए हमने समकोण त्रिभुज बना लिया और सभी जो साइडें हैं उस पर हमने लिख दी जिसकी लेंथ जितनी थी। अगर बच्चों मैं यहां से, ये क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री होता है, इसके सामने की कर्ण होगी तो ये आधार हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी के लिए क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अगर हमारी जो AC का स्क्वायर करेंगे और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे, अगर बराबर आ जाती है तो वहीं पर हमें प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि कोण B कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC देखिए कितना दे रखा है, 13, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। और AB कितना दे रखा है, 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और BC कितना है, 12, 12 में 144 होता है। अब यहाँ पर आप देखिए 169, इसके लिए आप ऐड करोगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब LHS और RHS क्या बराबर आ रही है। इसका मतलब जो साइड थी जो यहाँ पर दी हुई थी त्रिभुज की, वो कौन से त्रिभुज की थी, समकोण त्रिभुज की थी। तभी तो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया, दोनों साइडें क्या आ गई, बराबर आ गई। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। इसका मतलब जो यहाँ पर त्रिभुज ये दिया हुआ है वो बच्चों कौन सा है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये वाला जो कोण है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 3rd वाला है बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का गा। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। यहां पर त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। ठीक है, तो यहां पर त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहां पर त्रिभुज के दो त्रिभुज दे रखे हैं यहाँ। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज। तो यहां पर दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे। देखिए त्रिभुज दो दे रखे हैं, तो मान लो त्रिभुज नंबर 1। ठीक है, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, ठीक है, 1a
त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब यहां पर देखिए ये दे रखा है, भुजाएं दे रखी है 4/9 और कह रहे हैं भुजाओं को जो स्क्वायर के अनुपात में होता है, तो 4 का स्क्वायर और यहां से दूसरी भुजा कौन सी दे रखी है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देख लो यहां से इधर त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। तो यहां पर देख लो 4 चौक 16 और 9 ने 81। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा, 16:81 आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 आ जाएगा। तो आई होप आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो गा पार्ट है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दे रखा है, उनके भारों का योगफल हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। समांतर माध्य का आपके लिए फार्मूला लर्न है, तो उसे आप लगा दो यहां पर। तो देखिए यहां से समांतर माध्य लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें मैंने कराया भी था। समांतर माध्य का होता है पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब बच्चों यहां पर हमसे भार की बात की गई है, तो आप यहां पर लिख सकते हो भारों का योगफल बटे भारों की संख्या, मतलब जितने भार हैं। तो यहां पर देखो हमसे क्वेश्चन में दे रखा है समांतर माध्य कितना है, 45.6। ठीक है, लिख दिया। पदों का योगफल मतलब भारों का योगफल हमसे पूछा गया है। ठीक, तो यहां पर लिख दो भारों का योगफल जो कि हमसे पूछा गया है उसे लिख दो। और पदों की संख्या, देखिए जो व्यक्ति है 10, हर व्यक्ति का अलग अलग भार होगा नहीं होगा भाई, होगा। 10 व्यक्ति हैं, कोई कितने भी किलोग्राम का होगा, मान लो कोई 50 का है, कोई 60 का है, किसी 45 का होगा नहीं होगा, तो सबका भार अलग होगा। और कितने हैं व्यक्ति, 10 भार होंगे, 10 व्यक्ति हैं तो 10 क्या होंगे, अलग अलग तरह के भार होंगे। तो यहां पर 10 लिख लो, भारों की संख्या कितनी है, 10 है। अब कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस किस से करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 और यहां से 0 और भारों का योगफल। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और ये क्या हो गया भाई, आंसर निकल के आ गया। भारों का योगफल हमसे पूछा था, हमने कुछ नहीं किया। अगर आपके लिए समांतर माध्य का फार्मूला लर्न है जो यहाँ पर दे रखा है उसके लिए पुट कर दो बस, बाकी निकल के आएगा वो क्या है, भारों का योगफल आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम का हमें क्या बताना है, इसमें योगफल ज्ञात करना है। अब ये द्विघात समीकरण दे रखी है, इसमें हमें मूल जो है उसे हम मान लेते हैं, एक अल्फा है दूसरा बच्चों बीटा है। ठीक है, तो यहां पर मान लो, माना 2 मूल, एक अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। अब देखो यहां पर सबसे पहले ये द्विघात समीकरण दे रखी है, इसकी तुलना कर लो। तो यहां पर लिख लो x² - 7x + 12 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, यहां से हमने क्यों किए, क्योंकि हमें a और b c के मान मिल जाएंगे। तो यहां पर देखिए ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहां पर देखो a कितना मिल जाएगा, यहां से आपके लिए कुछ नहीं है, तो यहां पर a = 1 मिल जाएगा। ठीक है, b = 7 मिल जाएगा यहां पर, ये मैंने पहले ही बता रखा है आपके लिए। ठीक है, तो c बराबर यहां से 12 मिल जाएगा। अब अल्फा एंड बीटा, तो यहां से देखिए एक मूल आपका क्या है, अल्फा एंड बीटा, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो यहां से देखिए आप निकाल लेंगे, एक बार अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो क्या होता है, माइनस के b/a होता है। अब यहां पर देखिए b कितना दे रखा है बच्चों, 7 है, तो -7 और a कितना दे रखा है, 1 दे रखा है।
तो यहाँ से 7 आ जाएगा क्या, एल्फा प्लस बीटा। अब देखिए एल्फा इंटू बीटा, एक बार इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, C अपॉन ए होता है। अब यहाँ पर देखिए C कितना है 12 है, A कितना है 1 है, तो यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब ये जो मूल माने हैं एल्फा और बीटा, अगर हम इनका व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें तो क्या आएगा। तो यहाँ से देख लो एल्फा 1 अपॉन एल्फा कर दिया हमने उल्टा, और 1 अपॉन बीटा कर दिया, यही तो है मूल इनके। तो हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। अब देख लीजिए इसे सॉल्व कर लो, एल्फा इंटू बीटा और यहाँ से क्या आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पहले बीटा आएगा प्लस आएगा एल्फा, तो एल्फा प्लस बीटा यहाँ पर देखो दे रखा है 7, भाई पुट कर दो। एल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 12, पुट कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा, समझ में आया भाई? सभी के समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके उसे शेयर करो। ठीक है, और कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है आज की क्लास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब माशा हमें बताना है HCF, वो भी किस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड मेथड से, विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक ये संख्या और एक ये संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बच्चों 96 का क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, LCM मेथड से। यहाँ से देखो 2 से यहाँ पट करोगे तो 2 4 जा और 2 8 जा, 2 से करोगे तो यहाँ से 24 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे यहाँ से 12 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे यहाँ से 6 आ जाएगा, 2 से करोगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से आप 404 की कर लो। ठीक, 2 से करोगे 202 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 101 आ जाएगा। अब बच्चों ये नहीं कटेगा आगे। अब देखो कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, हमने ये सभी क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड है ये सभी, ये भी सभी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब इस तरह से यहाँ पर लिख लो 96 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं, गुणनखंड निकल कर आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार क्या है 2 है, 1 2 3 4 और 5, और लास्ट में क्या है 3 है। और 404 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं उसे लिख लो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 101। ठीक है, 96 के ये फैक्टर आए, गुणनखंड निकल कर आए, और 404 के बच्चों ये आए गुणनखंड निकल कर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बताना है माशा। तो माशा कैसे करेंगे, ये दो संख्याएं दे रखी है, इसके गुणनखंड ये हैं, इसके गुणनखंड ये हैं। इसमें हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। जो आपका कॉमन है वो देखिए, वो आपका 2 इसमें कॉमन है, ऊपर और नीचे इसमें भी 2 कॉमन है। इसके अलावा आप बताइए कोई कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। 101 यहाँ पर है तो ऊपर वाले में नहीं है, और 101 के बाद में कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम HCF की बात करेंगे, माशा की बात करेंगे इस मेथड से, तो हमें कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, उसके लिए एक एक बार लिख लेंगे। यहाँ से 2, यहाँ से 2, जो कॉमन है उसके लिए लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 क्या आ जाएगा, माशा निकल कर आएगा, HCF निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके 3 होते इस तरह से, एक ये 96, एक ये संख्या और एक संख्या और होती, तो हम क्या करते, तीनों में देखते कॉमन क्या हो रहा है, तीनों में क्या है, ओवरनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, तो एक ये मिला और यहाँ से ये मिला, किसमें, इन दोनों में। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 लिख लिया, यहाँ से 2 लिख लिया, बाकी इसकी मल्टीप्लाई करके जो लिखा वो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, माशा निकल कर आ जाएगा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यही क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड मेथड होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, LCM मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने कर लिया। तो 4 आ गया। एक भाग विधि वाला होता है, वो हमसे इसमें कहा नहीं गया था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर गा, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तो हमें इसका संपूर्ण प्रश्न याद करना है। देखो बहुत आसान है, शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लो शंकु के आधार का व्यास दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यास दे रखा है, यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो बच्चों आप खुद बताओ क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, अब ऊंचाई के लिए हम किससे लिखेंगे, इसमें L से लिखते हैं, तो यहाँ से कितना, 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें त्रिज्या मिल गई।
हमें क्या ऊंचाई उसमें दी हुई थी। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो यहाँ से आप संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो। संपूर्ण पृष्ठ बराबर त्रिभुज पाई आर और एल प्लस क्या होता है, आर होता है। ये इसका फार्मूला होता है। तो देखो यहाँ से निकाल लो आसानी से। पाई 22/7, आर 21/2, ठीक है। और एल कितना दे रखा है, 13.5। भाई कुछ नहीं करना, आपके लिए फार्मूला लर्न है, बाकी चीजें क्या है दे रखी है क्वेश्चन में, आसानी से कर लोगे। 13.5 और त्रिज्या कितनी है यहाँ से 21/2 है। 21/2 आप यहाँ पर कट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 2 0 2 5 10, ठीक है, इतना आएगा आपका। तो यहाँ पर मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि जोड़ने में आसानी होगी भाई इसके लिए। तो यहाँ से 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21 और 2 से कट करोगे यहाँ से 11, तो यहाँ से 11 तियाँ 33 आ जाएगा। और यहाँ से 5 और 5 10 और 13 10 23 और 1 क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया आपका। अब देखो इसकी गुणा कर लो, 33 गुणा 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 7 779, ठीक है। तो ये वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, तो हमने क्या ज्ञात करके बता दिया। कितना आया बच्चों 792 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आ गया। कुछ नहीं करना, व्यास दे रखा है, वहां से आप त्रिज्या निकाल लो। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, इसके लिए हम एल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, लिखेंगे। तो एल क्या हो यहाँ पर 13.5 दे रखा है और आपके लिए संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लर्न है, तो आप उसमें पुट कर दो, बहुत आसान है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, उम्मीद करते हैं ये अच्छे से पसंद आई होगी। आपके लिए सारी जो क्वेश्चन कराए हैं सभी क्लियर हो गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, इसलिए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो अगर आपके लिए आज की क्लास पसंद आई है तो बच्चों क्लास के लिए लाइक करो, सबसे पहले तो शेयर कर दो, और जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं क्लास 10th का, उन सभी के लिए वहां पर शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इसी तरह की रेगुलर क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।